सिर्फ डीडी न्यूज पर। Decode presented by KEI Wires and Cables, विकसित भारत का विकसित वायर, co-powered by मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। JK टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर के लिए भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद ही अब राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। आज पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने यह भी माना है कि भारतीय सेना के हमले में आतंकवादी ठिकानों को न सिर्फ भारी नुकसान हुआ, बल्कि इस हमले में आतंकवादी मसूद अजहर का परिवार टुकड़ों में बंट गया। पाकिस्तान के दोनों कबूलनामे ऐसे लोगों को करारा जवाब हैं जो भारत के नुकसान और सीज फायर पर अमेरिका की मध्यस्थता पर सवाल उठा रहे थे। आज हम पाकिस्तान के इन दोनों कबूलनामों को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको पाकिस्तान में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी को एक बेहतरीन नेता बताया है और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में राहुल गांधी की इस तरह से तारीफ हुई है। पाकिस्तान के तमाम नेता कई बार राहुल गांधी को अपना पोस्टर बॉय बना चुके हैं। आज हम पाकिस्तान में राहुल गांधी के इस बढ़ते प्रेम, राहुल गांधी की इस बढ़ती लोकप्रियता और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बढ़ती नफरत का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान के ये जो नेता हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी से तो नफरत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी से प्यार करते हैं। ऐसा क्यों? और आखिर में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य के भारत को आपके लिए डिकोड करेंगे। 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति को सत्ता का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिंदगी का हर पल जन सेवा को समर्पित किया है और यही कारण है कि आज उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। पिछले 11 सालों में देश ने एक नया मोदी युग देखा है। ये वो युग है जिसने वर्तमान को बदला और भविष्य की नींव रखी। आज हम उनके भविष्य के भारत को आपके लिए डिकोड करेंगे। सबसे पहले शुरुआत एक मशहूर कथन से करना चाहता हूं और वो ये है कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। यानी झूठ आग की तरह फैलता है, सच धीरे धीरे चलता है और झूठ बहुत तेजी से फैलता है। आपने भी अपने जीवन में ऐसा कई बार देखा होगा। आप सच बोलने की कोशिश करते हैं, कोई मानता नहीं, सच धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है, लेकिन झूठ रातों रात फैल जाता है। अब ऐसा लगता है मानो सच ने अपना फीता बांध लिया है और भारत और पाकिस्तान के मामले में ये बात मैं कर रहा हूं, और सच ने अब अपने जूते पहनकर दौड़ना शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का सच दुनिया को बता दिया। इशाक डार ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत ने दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। आप इशाक डार का यह पूरा बयान सुनिए। आज उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या वो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान विवाद सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार थे, और इसके जवाब में इशाक डार ने कहा कि हमें तीसरे पक्ष की भागीदारी से आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है।
जब मैं 25 जुलाई को वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि भारत के साथ बातचीत का क्या हुआ। तब मार्को रूबियो ने जवाब दिया था कि भारत का कहना है कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है, यानी दो देशों के बीच आपस का मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की कोई जगह नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के 129 दिनों के बाद आज ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत पहले दिन से यह कहता आ रहा है कि सीज फायर का फैसला पाकिस्तान के अनुरोध के बाद भारत की सेना ने लिया था। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं है। पाकिस्तान ने यह ऑफर किया, अनुरोध किया कि इस युद्ध को यहीं रोक दिया जाए और भारत की सेना ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यह भारत का पक्ष है जिसे लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर घातक हमला किया, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को फोन करके सीज फायर का अनुरोध किया था और अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खुद ही इस सच को स्वीकार कर रहे हैं। इशाक डार ने इस कबूलनामे के साथ 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, पाकिस्तान इस संघर्ष को रोकने के लिए किसी तीसरे पक्ष से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। तो पहली बात आप ये याद रखिए, मान लीजिए कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी तीसरे पक्ष, किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार कर रहा था, इसके लिए तैयार था। पाकिस्तान चाहता था कि कोई भी देश आए, हमारे बीच में सुलह करा दे, इस युद्ध को रुकवा दे। दूसरा, इशाक डार के मुताबिक अमेरिका ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत किसी तटस्थ यानी न्यूट्रल जगह पर हो सकती है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने इशाक डार को यह बता दिया कि भारत ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर सहमत नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहता। तो पहले दिन से ही आप देख लीजिए, अब यह स्पष्टता है। पाकिस्तान को अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह साफ कह दिया कि भारत किसी भी प्रकार की मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए तैयार ही नहीं है। और तीसरा, पाकिस्तान आज भी भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने आज यह भी कहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो भी बातें कहते आ रहे थे वो सही नहीं है। अब हमारे विपक्ष के नेता, कोई कहता है कि उन्होंने 27 बार ऐसा कहा, कोई कहता है 30 बार कहा, कोई कहता है 40 बार कहा। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ था और उसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप अब तक लगभग 40 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध को रुकवाया था। अब आज बड़ा सवाल यह है कि अगर एक ही झूठ को 40 बार बोला जाए तो क्या वो सच हो जाएगा? और यह आप सब के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक सबक है, एक लेसन है जिंदगी का कि अगर कोई 40 बार गलत बात कहता है, कोई 40 बार झूठ बोलता है, तो क्या वो झूठ सच हो जाएगा? अगर 40 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कह दिया कि मैंने इस युद्ध को रुकवाया है, तो क्या फिर यह सच हो जाएगा? अब खुद पाकिस्तान ने ही यह मान लिया है कि सीज फायर के लिए भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार किया ही नहीं। अब आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसे वो बार बार दोहराते रहते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग तो गिन रहे हैं कि कितनी बार वो ये बात कह चुके हैं और लोगों का कहना है कि 40 बार वो ये दावा कर चुके हैं। क्या दावा करते हैं हर बार, आप भी सुनिए। You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. तो राष्ट्रपति ट्रंप असल में नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर मैंने बीच बचाव नहीं कराया होता तो इन दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाता और मैंने इस युद्ध को रुकवाया है। अब आप देखिए, भारत तो पहले दिन से ही ये कहता आ रहा है कि इस युद्ध को किसी तीसरे पक्ष ने नहीं रुकवाया,
यह युद्ध भारत ने खुद रोका है, पाकिस्तान के कहने पर। और अब आप यहां देख सकते हैं कि 40 बार अगर कोई गलत बात कही जाती है, झूठ कहा जाता है, तो कैसे लोग उसे सच मानने लगते हैं। अब आपको इस सीज फायर की पूरी सच्चाई बताते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह सीज फायर हुआ था और 11 मई को भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही इस सीज फायर से पहले पाकिस्तान के अनुरोध के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। यानी जो सच भारतीय सेना ने करीब 4 महीने पहले बता दिया था, इस सीज फायर के अगले दिन ही बता दिया था, तुरंत बाद बता दिया था, उसे कबूल करने में पाकिस्तान को इतना समय लग गया। आपको भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख का वो बयान आज एक बार फिर से मैं सुनाना चाहता हूं, जिसे इशाक डार ने आज कबूल कर लिया है। You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. अब आप ये देखिए, हमारे देश में कितने सारे विपक्ष के नेता हैं, हमारे देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार अमेरिका की बात पर यकीन कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 40 बार एक ही झूठ बोला तो हमारे अपने ही देश के लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने उस झूठ को सच मान लिया पहले दिन से ही। और वो ये मान बैठे कि ये जो मध्यस्थता हुई है, ये जो युद्ध रुका है, ये तो अमेरिका के कहने पर रुका है। और हमारे देश के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने पहले दिन से एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि ये युद्ध भारत ने अमेरिका के दबाव में रोका है। आज पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ चुकी है। ये हम सब के लिए एक सबक है कि कई बार जो चीज़ दिखाई देती है, जो बार बार आपको कानों में सुनाई पड़ती है, वो सही नहीं होती। और भारत आज उस सच की तरह है जो धीरे धीरे चलता है, अपना समय लेता है, लेकिन जिस दिन ये सच सूर्य की तरह चमकता है, उस दिन पूरी दुनिया इसे देख पाती है। और झूठ एक जंगल में फैलने वाली आग की तरह होता है, वो तेजी से फैलता है लेकिन फिर उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो जाता है। तो झूठ ने अपना वक्त लिया, तेजी से फैला, हमारे अपने देश के लोगों ने इस झूठ पर यकीन किया, लेकिन आज सब कुछ साफ साफ पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि इसके बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शंका इस बारे में नहीं होनी चाहिए कि ये जो सीज फायर हुआ था, ये पाकिस्तान ने पहले अनुरोध किया कि इस युद्ध को रुकवाइए, और पाकिस्तान के इस अनुरोध के बाद भारतीय सेना ने इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया। ये है ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की पूरी कहानी। अब इसके बाद कोई भी देश, कोई भी नेता चाहे 40 बार झूठ बोले या 400 बार बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और खबर सुनिए। पाकिस्तान के एक बड़े आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार यह माना है कि भारतीय सेना के हमले में उन्हें बहुत नुकसान हुआ और इस हमले में आतंकवादी मसूद अजहर का परिवार टुकड़ों में बंट गया। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का प्रमुख है। जैश ए मोहम्मद के कमांडर के वीडियो की सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें वो खुद ये बता रहा है कि 7 मई को पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए थे। मसूद अजहर के परिवार का बड़ा नुकसान हुआ है। आप सबसे पहले पाकिस्तान के इस आतंकवादी का ये कबूलनामा सुनिए। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से हम कभी भी आतंकवादियों का कोई बयान आपको सुनाते नहीं है, सुनाना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि आतंकवादी कभी सच नहीं बोलते, आतंकवादी कभी भी ठीक बात, सही बात करते नहीं हैं। लेकिन आज इस आतंकवादी के मुंह से गलती से सच निकल गया, इसलिए आज आपको इस आतंकवादी का ये बयान हमने सुना दिया। और आतंकवादी ये जो है कमांडर जैश ए मोहम्मद का, ये जब बता रहा है कि कैसे इनका नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये जब कबूल कर रहा है तो ये बातें कानों को कितनी अच्छी लग रही हैं, कानों को कितनी सुखद लग रही हैं। इसलिए हमें ऐसा लगा कि आज इस आतंकवादी का ये बयान हमारे सिद्धांतों को एक दिन के लिए तोड़कर आपको सुनाना चाहिए, आपके कानों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जैश ए मोहम्मद का ये कमांडर खुद ये कबूल कर रहा है कि उसके आतंकवादी दिल्ली, काबुल, कांधार हर जगह पर हमला करते हैं। यानी पाकिस्तान की सरकार जिन आतंकवादियों को क्रांतिकारी कहती है, फ्रीडम फाइटर कहती है, समाज सेवक बताती है, उनका सच क्या है वो खुद इस आतंकवादी ने आज बता दिया है। आपको याद होगा बहावलपुर में भारतीय सेना के हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। और तब पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी इन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल भी हुए थे और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने तब देखी थी। आज ये भी एक नया सच सामने आ गया है। तो आज पाकिस्तान ने 2 खुलासे किए हैं, 2 सच्चाइयां दुनिया को बताई हैं। और ये दोनों सच्चाई सुनकर हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं आज बड़े दुख में होंगे। आप सोचते होंगे कि इसके बाद अब वो क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज हमारे देश के सबूत गैंग और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए बड़ी बुरी खबर आई है। आज पाकिस्तान के ये दोनों बयान राहुल गांधी को ध्यान से सुनने चाहिए। आपको याद होगा राहुल गांधी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर किया है। उन्होंने भारतीय सेना के नुकसान का भी लगातार हिसाब किताब मांगा है। वो बात बात पर ये कहते थे कि ये तो बताइए कि भारत का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान के नुकसान में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हमारे कितने जहाज गिरे पहले ये बताइए। तो आज राहुल गांधी के लिए भी एक बुरी खबर है। आज पाकिस्तान ने खुद ही इस सीज फायर का सच पूरी दुनिया को बता दिया और पाकिस्तान के आतंकवादी खुद कबूल कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने उन्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। इतने दिनों तक राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता भारत के नुकसान और सीज फायर पर अमेरिका की मध्यस्थता के दावों पर लगातार सवाल उठा रहे थे। पाकिस्तान का कबूलनामा ऐसे नेताओं की राजनीति को आज बहुत मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि इनके पास ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सारे मुद्दे थे अब एक एक करके वो खत्म हो गए। अब आप सोचिए, अब ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे ही देश के विपक्षी नेता क्या करेंगे। इसीलिए हमने आपको कहा सच समय लेता है, धीरे धीरे आपके सामने आता है, सच को समय लगता है। और ये हमारे निजी जीवन में भी सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। सच को समय दीजिए, सच सबके सामने आता है। अब राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भारत में तो कह नहीं सकते कि उनकी पार्टी कितने चुनाव जीतती है, कितने उन्हें वोट मिलते हैं, लेकिन राहुल गांधी पाकिस्तान में लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर उनकी पार्टी और वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ लें तो शायद भारत से ज़्यादा वोट उन्हें पाकिस्तान में मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इस बार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के एक पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इस बार शाहिद अफरीदी कर रहे हैं। एशिया कप में दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच जब हैंडशेक नहीं हुआ, भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ मिलाने से जब इनकार कर दिया, तो इस विवाद पर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान 3 बड़ी बातें कही। पहला, राहुल गांधी बहुत ही सकारात्मक सोच वाले नेता हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। दूसरा, राहुल गांधी बातचीत के जरिए सभी देशों से रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। और तीसरा, शाहिद अफरीदी ने यह कहा कि भारत आज इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। इसलिए अब आप शाहिद अफरीदी का ये बयान सुनिए जो उन्होंने टीवी पर दिया है।
ये जो गवर्नमेंट बार बार मैं कह रहा हूँ, जो हमेशा मजहब कार्ड खेलती है, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलती है अपने आप को पावर में लाने के लिए, ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं, जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को चेंज करके लेके जाया जा सकता है, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बॉटम लाइन है। तो पाकिस्तान के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन राहुल गांधी अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक बार फिर से पाकिस्तान को मनमानी चीज़ें करने का मौका मिल जाएगा, पाकिस्तान को पूरी आज़ादी मिल जाएगी। और पुराना दौर जो पाकिस्तान का हुआ करता था, जब पाकिस्तान जब चाहे भारत में आतंकवादी हमले कराता था, बॉम्ब ब्लास्ट कराता था, बात बात पर भारत को घायल करता था, बात बात पर भारत में रहने वाले लोगों की जान लेता था। जब आप याद कीजिए वो ज़माना जब हमारे देश के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, त्योहारों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, बाज़ारों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, ट्रेन में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, और लोग डरा करते थे कि किसी भी ऐसे दिन बाज़ार में मत जाओ जिस दिन बहुत भीड़ भाड़ वाला दिन हो। पाकिस्तान चाहता है वो दिन दोबारा से लौट आए। अब एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया था, और इसी मुद्दे पर शाहिद आफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी। शाहिद आफरीदी की एक और पहचान है, वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार को बचाने के लिए अक्सर एक झूठ का नैरेटिव दुनिया के सामने पेश करते हैं, झूठी कहानियां दुनिया को बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शाहिद आफरीदी ने ही पाकिस्तान की जीत का दावा करके एक रैली निकाली थी, जबकि उस समय भी पूरी दुनिया को यह पता था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की सेना बुरी तरह से हारी है। एशिया कप मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हैंडशेक न करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपनी एक शिकायत भेजी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को हटाने की मांग की, लेकिन आईसीसी ने इस अपील को खारिज कर दिया और कहा कि इस मैच का जो मैच रेफरी है उसे नहीं हटाया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान ने पहले धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग ये नहीं मानी गई तो वो एशिया कप का बहिष्कार कर देगा और उसकी टीम एशिया कप को बीच में छोड़कर ही बाहर आ जाएगी। अब अगर पाकिस्तान आगे के मैचों का बहिष्कार करता है और नहीं खेलता तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला, पाकिस्तान को पैसे का बड़ा नुकसान होगा, प्रसारण और स्पॉन्सरशिप से मिलने वाली जो आमदनी है उसकी, पैसा जो उसे मिलता है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, आईसीसी पाकिस्तान पर बैन लगा सकता है या भारी जुर्माना लगा सकता है, और आज के समय में पाकिस्तान ये दोनों ही झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की जेब में पैसा नहीं है। लेकिन सोचिए समय कैसे तेजी से बदलता है। कुछ दिन पहले तक हमारे देश में यह मांग उठ रही थी कि भारत को इस मैच का बहिष्कार कर देना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए, और आज नौबत यह आ गई कि पाकिस्तान को ही एशिया कप से बाहर निकालना पड़ रहा है। पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अब एशिया कप से बाहर हो जाएगा, इस एशिया कप का बहिष्कार कर देगा। समय बदलता है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी टीम से इतने ज़्यादा निराश हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि वो चाहते भी नहीं कि उनकी टीम अब एशिया कप में आगे खेले। तो ये है पाकिस्तान का हाल आज आपके लिए। अब पाकिस्तान के बाद लौटते हैं अपने देश में। आजकल एक ही बात की चर्चा है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। कल प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है और आज हम आपको डिकोड की एक टाइम मशीन में लेकर चलेंगे और आपको भविष्य के दर्शन कराएंगे। इस टाइम मशीन में थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बैठिए और आज से 25 साल के बाद वर्ष 2050 में आपका देश कैसा होगा, आपकी भावी पीढ़ी कैसी होगी, आज हम आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। आज आपको 2050 का विकसित भारत दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सपना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, सब लोग उन्हें कुछ ना कुछ तोहफा देना चाहेंगे, कोई गिफ्ट देना चाहेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे और ये बिल्कुल लाजमी है। पूरे देश में उनके बारे में लोग अपने अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये लगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए
उनके जन्मदिन पर कोई सबसे अच्छा तोहफा हो सकता है तो वो है उनके विजन के बारे में बात करना, उनकी उन योजनाओं के बारे में बात करना जिनमें भविष्य का सपना छिपा हुआ है। और आज उनके जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है, कैसी नई नई भविष्य की योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, आज आपको समझ में नहीं आएगा। 2050 में जब आप पीछे मुड़कर एक बार मोदी युग के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौर में कितना बड़ा काम किया है और उसका फायदा आपको दशकों के बाद तक मिलता रहेगा। यानी वो एक ऐसा वृक्ष आज लगा रहे हैं जिसका फल और जिसकी छाया इस देश कई दशकों तक देखेगा। प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा सपना जिसे देश के 146 करोड़ लोगों ने भी देखा है। आपने क्या यह सपना नहीं देखा कि एक दिन भारत विकसित हो जाए, एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी में आसानी आ जाए। आज आपको किसी लाइन में ना लगना पड़े, हर बच्चे के लिए कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, और ये देश जो है जिसको लेकर आपको आज बहुत शिकायतें होती हैं, ये एक दिन एक आदर्श देश बन जाए, ये दुनिया की एक महाशक्ति बन जाए। क्या आप ये नहीं चाहते? आप सब चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने आपके इन सपनों को देखा है और इन पर अमल किया है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जीवन इसी नए भारत को गढ़ने और बनाने के लिए समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दूरदर्शिता के लिए याद किया जाएगा, और उनकी ज्यादातर आज जो नीतियां हैं वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, और वो भविष्य 2, 4 साल, 5 साल और 10 साल वाला नहीं है, वो भविष्य है अगले 50 साल और 100 साल का भविष्य। इसलिए आज हम आपको भविष्य के भारत का दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि आखिर वर्ष 2050 में भारत कैसा दिखेगा। इस विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नेता और राजनेता में क्या फर्क होता है? एक नेता सिर्फ अपने अगले चुनाव के बारे में सोचता है, जबकि एक राजनेता अपनी अगली पीढ़ी और उस पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यह फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी की यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, दूरदर्शी बनाती है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, और उनकी 2 बड़ी खासियत हैं हमारी नजर में। एक है उनका विशाल अनुभव और दूसरा है उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किया है, और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज आप भारत को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी से पहले का भारत, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल का भारत। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 11 साल के शासन को आप मोदी युग कह सकते हैं, जो अभी भी चल रहा है। ये एक ऐसा युग है जिसने वर्तमान को बदलकर भविष्य के भारत की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी है, और आज हम आपको वही मजबूत नींव दिखाना चाहते हैं। जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवा, अहम नहीं वयम, इदम राष्ट्राय इदम न मम। चाहता हूं मां तुझे और क्या दूं, इसी भाव को लेकर के काम करने की प्रेरणा। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। भारत माता की, भारत माता की। शरीर का कण कण
समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों को तो प्रधानमंत्री मोदी अलग कैसे हैं, बाकी नेताओं से मोदी युग अलग कैसे है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जनता की नब्ज को समझते हैं। जैसा वो समझते हैं वैसा कोई और नेता नहीं समझ सकता। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी में अपना जीवन बिताया है, गरीब परिवार में जन्म लिया है, गरीबी के साथ संघर्ष किया है, हर रोज़, हर सुबह, हर शाम गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। वो जानते हैं इस देश का गरीब क्या सोचता है, इस देश के गरीब की क्या समस्याएं हैं और इस देश का गरीब क्या चाहता है, क्योंकि वो अपने जीवन में आम जनता की तरह ही रहे हैं। उन्होंने बसों में धक्के खाए हैं, उन्होंने लाइनों में लंबा इंतज़ार किया है। वो जानते हैं एक गरीब के सामने क्या चुनौतियां हैं। इसलिए आज जब उन्हें एक मौका मिला तो उन्होंने अपनी हर योजना को गरीब लोगों, आम जनता के आसपास बुना है ताकि उनका जीवन सुधर सके। इसलिए वो देश की जनता को बेहतर समझते हैं। और दूसरा, वो दूरदर्शी हैं। वो जानते हैं कि इस समस्या को ठीक कैसे किया जा सकता है और आगे भविष्य में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20, 25, 50 साल बाद भारत के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं और क्या हम उन चुनौतियों के लिए अपने आप को आज से ही तैयार कर सकते हैं। ये दो उनकी जो काबिलियत है, ये उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। हम 2050 की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश से ये कहते हैं कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हमने जो एक टाइमलाइन ली है वो 2050 की ली है। आज से 25 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद मैं नहीं कह सकता कि मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूँगा या नहीं, मैं टीवी पर आपके सामने रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन मीडिया तो रहेगा। हेडलाइंस 2050 की क्या हो सकती हैं, आज उनके कुछ उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि 2050 की हेडलाइंस क्या होंगी। 2050 में एक हेडलाइन ये हो सकती है कि भारत अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये हेडलाइन बन सकती है और ये 2050 में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। दूसरी हेडलाइन हो सकती है शेयर बाजार में भारत ने नया इतिहास बनाया और सेंसेक्स अब 9 लाख के पार पहुंच गया। ग्लोबल व्यापार में रुपये नया रिकॉर्ड बना सकता है और भारत की जो करेंसी है रुपया, वो दुनिया की एक लोकप्रिय करेंसी बन चुकी होगी। तब तक भारत में 100% पेमेंट्स डिजिटल हो चुकी होंगी। ये हेडलाइन आपको तब देखने को मिलेगी। भारत में गरीबी हमेशा के लिए खत्म और अब गरीबी हटाओ का मिशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये हेडलाइन आपको मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बन चुका है और अब भारत ने एक स्थायी सदस्य के तौर पर बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाने का बीड़ा उठाया है और हो सकता है कि तब भारत चीन के ताइवान प्लान पर अपना वीटो लगाए। जैसे चीन कई बार कश्मीर पर और पाकिस्तान के आतंकवादियों पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो वीटो लगाता है, तब भारत की बारी होगी। भारत में बने सेमीकंडक्टर्स की मांग पूरी दुनिया में होगी। रक्षा के मामले में भारत की स्वदेशी क्रांति पूरी दुनिया देखेगी और हो सकता है कि भारत उस समय 10वीं पीढ़ी का 10th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा हो। आज आप सुनते हैं कि 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी बनाया जा रहा है। हो सकता है उस समय भारत अपने ही देश में 10th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में भारत पहले 10 देशों में शामिल हो चुका है। यह हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी। और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में कोहिनूर हीरे को देखने के लिए विदेशी पर्यटक उमड़ रहे हैं। ऐसी हेडलाइन भी आपको 2050 में देखने को मिल सकती है। 2050 कैसा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कल्पना की है, अगर आज आप उनकी योजनाओं को ठीक से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2050 के भारत की कल्पना कैसे की है, उसकी तस्वीर उन्होंने कैसे बनाई है। तो सबसे जो बड़ी तस्वीर है वो है डिजिटल भारत की तस्वीर।
भारत के डिजिटल मिशन की वजह से अगले 25 वर्षों में भारत की डिजिटल दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। 2050 में भारत पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका होगा। ये जो कागज और पेन मेरे जैसे पुराने जमाने के लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ना ये कागज मिलेगा, ना ये पेन मिलेगा। और जो आप अपनी जेब में कैश रखते हैं आजकल, थोड़ा बहुत अपने घर में भी अगर आपने कुछ कैश आज भी रखते हैं, ये कैश खत्म हो चुका होगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था कैशलेस हो चुकी होगी। उस समय सिक्के की खनक सिर्फ म्यूजियम्स में आपको सुनाई देगी। हर नागरिक के पास यूनिवर्सल डिजिटल आईडी होगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। एक छोटी सी आपके पास स्मार्ट वॉच होगी जिसमें आपके जीवन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां होंगी, जैसे आपके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारियां, आप कब बीमार हुए थे, कौन सी पढ़ाई, कौन सा कोर्स आपने किया है, कब आपने अपना टैक्स भरा था, आपको खाने में क्या पसंद है, क्या नापसंद है, शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, सब कुछ एक क्लिक से पता चल जाएगा। आज भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है। 2050 में ये जनसंख्या करीब 167 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बावजूद आपको कोई भी कतार में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हर लेन देन, हर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएगा। आज भारत की धड़कन यूपीआई है। देश में लगभग 49 करोड़ लोग यूपीआई अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं और 2050 में देश के हर नागरिक के पास ये यूपीआई अकाउंट होगा और जो आपकी जो इकोनॉमी है, जो ट्रांजैक्शन है, ये पूरी तरह से कैशलेस हो चुका होगा। सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स हमारे देश में होंगे। 2050 में भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। भारत में लिटरेसी रेट 100% होगी। तब दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में होंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई इनोवेशन सेंटर भी बन सकता है। हर भारतीय के पास एक पर्सनल एआई असिस्टेंट होगा, आपके पास भी होगा, जो कभी उसका टीचर बन जाएगा, कभी उसका डॉक्टर बन जाएगा, कभी उसका बिजनेस एडवाइजर बन जाएगा। 2050 में भारत के अपने बहुत सारे ऐप्स होंगे, सोशल मीडिया के ऐप्स होंगे, एआई ऐप्स होंगे, जो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे। आज हम सोचते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं, उनमें से कोई भी भारत की नहीं है। लेकिन 2050 में दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी होंगी, जो दुनिया के बड़े बड़े गूगल जैसे सर्च इंजन्स होंगे, मेटा जैसी जो कंपनियां होंगी, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया कंपनियां होंगी, हो सकता है उनमें से भारत की भी बहुत सारी कंपनियां होंगी। और 2050 में हमारे भारत के जो युवा हैं, वो मेड इन इंडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मेड इन इंडिया सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे होंगे और मेड इन इंडिया एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे। गांव का किसान 2050 में अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर एआई चैटबॉट से बात कर रहा होगा कि उसे कौन सी फसल उगानी है। मौसम के बारे में जानकारी उसे एआई से मिल जाएगी। फसल का भाव किस जगह पर, किस मंडी में ज्यादा चल रहा है, फसल कहां बेचनी चाहिए, और मंडी छोड़िए, उसकी फसल का भाव इस समय दुनिया के किस देश में ज्यादा है, यह उसे पता चलेगा और वो वहीं अपनी फसल को बेचेगा। 2050 में भारत के गांव डिजिटल हब बन चुके होंगे। किसी भी काम के लिए आपको सरकारी ऑफिस में जाना नहीं होगा। सरकारी अधिकारी एआई की मदद से हर काम आपके फोन पर, मोबाइल फोन पर कर देंगे। हर काम की जवाबदेही तय हो जाएगी। 2050 में हर सरकारी टेंडर की प्रक्रिया और जांच एआई से होगी, इसलिए भ्रष्टाचार उस समय ना के बराबर होगा। आपका जो पूरा सिस्टम है, जहां आज भी भ्रष्टाचार होता है क्योंकि उस सिस्टम में लालची इंसान बैठे हैं, उन्हें आप कैसे रोकेंगे? ये लालच किसी को भी आ सकता है, और खास तौर पर जब देश को 75 साल से भ्रष्टाचार की आदत पड़ी हुई हो। ऐसे में जिस दिन हमने किसी एआई टूल को सारी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए लगा दिया, अगर किसी सरकारी विभाग को कोई खरीदारी करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है और उसकी प्रक्रिया का उसका जो पूरा प्रोसेस है, उस पर आपने एआई टूल को लगा दिया, तो फिर वो सही चुनाव करेगा। अभी कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप के बिना दुनिया चलेगी नहीं। 2050 में जो देश सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा, वही दुनिया में महाशक्ति होगा। इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम। इस समय भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े 10 प्लांट्स पर काम चल रहा है, जिसमें देश के 6 राज्यों में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत सेमीकंडक्टर चिप्स खरीदने वाले देशों के बदले इसे बेचने वाला देश बनेगा।
अब तो हम खरीदते हैं, तब हम बेचेंगे, और 2050 तक यही चिप्स भारत को आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक रूप से महाशक्ति बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स आवर जर्नी बिगेन लेट, बट नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि 11 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। इस साल की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.8% है, और विकास की ये तेज रफ्तार 2050 तक अगर ऐसे ही जारी रही तो 2050 तक भारत एक विकसित देश बन चुका होगा। आपकी जो अगली पीढ़ी आने वाली है वो एक डेवलप्ड देश में रहेगी, एक विकसित देश में रहेगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो सकती है, जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो बहुत सारे बदलाव भी होंगे। भारत का रुपया ग्लोबल करेंसी बन चुका होगा। दुनिया के कई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसी रुपए का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आज डॉलर का इस्तेमाल होता है। भारत के शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड बनेगा। 2050 में सेंसेक्स का स्तर 9 लाख तक पहुंच जाएगा, जबकि अभी ये 82,000 के आसपास है। निफ्टी आज 25,000 के आसपास है। 2050 में ये 3 लाख तक पहुंच सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन 2050 तक शायद भारत में एक भी गरीब बचेगा ही नहीं। सभी लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो सोच है, जो विजन है, वो बार बार वो अपने भाषणों में देते रहे हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना। अब आपको ये दिखाते हैं कि वर्ष 2050 में भारत में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया कैसी होगी। तब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन्स पर एक ही टैग लगा होगा, और वो होगा भारत में निर्मित। मैं तो आज ये कहता हूं, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं मेड इन इंडिया, आजकल तो आपको देखने को मिलता है मेड इन इंडिया, लेकिन 2050 में हम मेड इन इंडिया को भी पीछे छोड़कर हर मोबाइल फोन पर लिखा होगा भारत में निर्मित। हर बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लिखा होगा भारत में निर्मित। वर्ष 2014 में भारत में मोबाइल फोन बनाने की सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थीं। हम अक्सर मजाक करते थे
कि भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन हम आज तक कभी अपने देश में मोबाइल फ़ोन नहीं बना पाए, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है मोबाइल फ़ोन। और आज भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली 300 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। आज भारत में हर साल लगभग 33 करोड़ मोबाइल फ़ोन बनाए जा रहे हैं। आईफोन का जो नया लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, आईफोन 17, वो भारत में बनाया जाएगा। और दुनिया भर के जो लोग हैं वो उस भारत में निर्मित आईफोन 17 को अलग अलग देशों में खरीदेंगे। आज हमारे देश में बिकने वाले 99% मोबाइल फ़ोन हमारे अपने देश में बनते हैं, बाहर से नहीं लाते हम। दुनिया के कई देशों में बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर भी एक समय आएगा जब लिखा होगा भारत में निर्मित। इस तरीके से भारत में टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी अब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना बना रही हैं। स्वदेशी क्रांति की वजह से वर्ष 2050 तक दुनिया के ईवी बाजार में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार में भारत की कार कंपनियां और भारत में बनी ईवीज का दबदबा जबरदस्त होगा। हमारी गाड़ियां पूरी दुनिया में बेची जाएंगी। 2050 में भारत वो काम कर रहा होगा जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी आज बैठकर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत दुनिया से हथियार खरीदने के बदले दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश बन जाए। आज हम इंतजार करते हैं कि कब हमें दुनिया के बड़े बड़े देश हथियार बेचेंगे। हवाई जहाज के लिए जब बुकिंग करते हैं तो कई साल इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वो हवाई जहाज हमें मिलते हैं। बड़े बड़े हथियारों के लिए कई वर्ष इंतजार करना पड़ता है कि कब वो देश बनाएगा और फिर हमें देगा। S-400 के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। रफाल के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। जब बोइंग से, एयरबस से हवाई जहाज खरीदते हैं, कई साल की वेटिंग है, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने देश में नहीं बनाते। हथियार अपने देश में बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। और 2050 तक हो सकता है कि भारत दुनिया में ही हथियारों का एक बहुत बड़ा सप्लायर बन जाए। 2050 तक प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना पूरा जरूर हो सकता है, और तब भारत के वैज्ञानिक उस समय शायद 10वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे होंगे, जो भारत की रक्षा तो करेगा ही, साथ ही दूसरे देश भी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए हमारे पास आएंगे। यानी जिस तरह से आज अमेरिका और रशिया में बने फाइटर जेट्स, फ्रांस में बने फाइटर जेट्स दुनिया के दूसरे देश खरीद रहे हैं, उसी तरह भारत में बने फाइटर जेट्स की डिमांड पूरी दुनिया में होगी। आप बस देखते जाइए और इसकी वजह समझिए कि क्यों होगा। 2050 में भारत दुनिया की सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहा होगा, तो उससे बनने वाले लड़ाकू विमान भी सबसे एडवांस्ड ही होंगे, वो हमारे पास होगा। तब तक हम अपना हवाई जहाज का जो इंजन होता है हम खुद विकसित कर लेंगे। अभी वो इंजन हमें बाहर से लाना पड़ता है, बाहर की कंपनियों से हमें वो इंजन पहले खरीदना पड़ता है और फिर हम उसे मेड इन इंडिया हवाई जहाज में लगाते हैं। तेजस बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन सकती हैं। हमारा DRDO दुनिया के बड़े संगठनों में गिना जाएगा। हमारा इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन सकता है। और तब इस बात की चर्चा होगी कि 2050 में भारत ने कितने नए और कितने नए घातक हथियारों के मॉडल्स लॉन्च किए हैं। और ये लॉन्च हम किया करेंगे अपने गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान, जब पूरी दुनिया देखेगी कि देखते हैं इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारत कौन सा नया हथियार, कौन सा नया फाइटर जेट दुनिया के सामने पेश करता है। और तब भारत की तीनों सेनाओं में 100% और सिर्फ भारत में निर्मित हथियारों का ही इस्तेमाल होगा। ऐसा एक दिन आएगा। अभी भारत में डिफेंस के क्षेत्र में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इनमें से बहुत सारी कंपनियां हवा, जमीन और पानी में हमला करने और निगरानी करने वाले ड्रोन्स बनाती हैं। आगे चलकर यह संभव है कि भारत ड्रोन बनाने वाली एक महाशक्ति बन जाए। आज मैं आपको एक सपना दिखाने के लिए आया हूं। यह सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है इस देश के लिए, आप सब के लिए। आपने इस सपने को छोटे छोटे हिस्सों में कभी कभी देखा होगा, लेकिन आपने पूरी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी। और यह सपना है आपका सपना, आपके परिवार का सपना और आपकी आने वाली भावी पीढ़ी का सपना। और इस सपने में बात करके आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर सबसे बड़ी जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं भारत के भविष्य के बारे में, इससे अच्छा कुछ होगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे देश भर के लोगों ने अभी से ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मनाना शुरू कर दिया है। कौन है
जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो राग हो प्रगाह हो, देश हो विदेश हो जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित वायर। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर देश के लोगों ने अभी से ही उनके जन्मदिन को मनाना शुरू कर दिया है। पूरे देश से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं। बहुत सारे कार्यक्रम देश में पहले ही शुरू हो चुके हैं और आज एक ऐसे ही कार्यक्रम की झलक मैं आपको दिखा रहा हूं, जब एक वृद्धाश्रम में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर इन वृद्धों को खाना खिलाया गया और इनमें बहुत सारी माएँ थीं जिन्होंने एक माँ के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारी दुआएं दी हैं। जो ये वृद्ध लोग हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। आप भी देखिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको मुबारकबाद देते हैं। मैं 104 साल का हूँ। 104 साल में ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके बर्थडे के ऊपर ये उनको खाना दिया जा रहा है। पहले तो प्रधानमंत्री जी के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद, उनकी सेहत अच्छी रहे। मगर उनकी मदर के लिए जो बोला गया वो ठीक नहीं। वो एक मदर के लिए नहीं बोला गया, कई मदरों को बोला गया मोस्टली। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज जो है हम वृद्धाश्रम में आए हैं और बुजुर्गों की थोड़ी सी सेवा करना चाह रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर और सम्मान करते हैं वो बुजुर्गों का। तो इसी भावना से मैं आज वृद्धाश्रम में जो है बुजुर्गों की सेवा कर रही हूँ उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है जन्मदिन की ढेरों बधाई। ऊपर वाले से यही दुआ है कि उन्हें जो है लंबी उम्र मिले, अच्छी सेहत मिले और सलामत रहें और उनका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहे। देखिए, हमारे यहाँ जब जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मदिन वो नहीं मनाता जिसका जन्मदिन होता है। जन्मदिन मनाते हैं उस व्यक्ति के आसपास के लोग, उस व्यक्ति का परिवार, उस व्यक्ति के चाहने वाले, उस व्यक्ति के दोस्त, उस व्यक्ति के शुभचिंतक। और आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन उनका परिवार 146 करोड़ लोगों का परिवार है। ये परिवार उनका जन्मदिन मना रहा है। और हमारे यहाँ ये भी परंपरा है कि जन्मदिन के मौके पर बुज़ुर्गों से ज़रूर आशीर्वाद लिया जाता है और बुज़ुर्गों ने ये आशीर्वाद उन्हें दिया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ का अपमान किया गया, तो आप देखिए इस देश की कितनी सारी माएँ आज उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, दुआएं दे रही हैं और वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश के तो बेटे हैं ही, उनके भी बेटे हैं। आज मैंने आपको 2050 की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की। ये वो बदलाव हैं जो आपको दिखाई देंगे अपनी आंखों से। सड़कें दिखाई देंगी, फैक्ट्रियां दिखाई देंगे, आपके जीवन में, आपके घर में क्या बदलाव है, सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, वो महसूस होते हैं।
कल जब हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे तो आपको बताएंगे कि वो कौन से बदलाव हैं जो आप महसूस करते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते, जिनकी खुशबू आपको हवाओं में आती है। और उनमें से एक बड़ा बदलाव मैं आपको आज बता सकता हूँ, आप भी सोचिएगा। हमारे देश में जो गरीब हैं, हमारे देश की जो आम जनता है, और आज उस आम जनता को अपनी आम जनता होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। एक गरीब को गरीब अपने आप को कहने में शर्मिंदगी नहीं है। और एक ज़माने में हम स्कूल में पढ़ते थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन लोग ऐसा कहते थे कि स्कूल में पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन ईमानदारी से अगर काम करोगे तो जीवन में पीछे रह जाओगे। लेकिन आज ईमानदारी में एक आकर्षण आया है, एक प्रीमियम आया है। आज ईमानदारी को लेकर लोगों में शर्मिंदगी नहीं है। आज ये नहीं सोचते लोग कि ईमानदारी से हम पीछे रह जाएंगे। आज लोग गर्व से कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूं और मैं ईमानदार हूं। इस ईमानदारी को लेकर जो नया ग्लैमर उन्होंने क्रिएट किया है, हमारी संस्कृति को लेकर जो उन्होंने नया आकर्षण पैदा किया है, हमारी भाषा को लेकर उन्होंने जो नया आकर्षण पैदा किया है हमारे देश के लोगों के बीच, जिन्हें पहले हिंदी बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती थी, जिन्हें भारत की संस्कृति को दूसरे लोगों को तक बताने में, दिखाने में, अपने जीवन में उसे ढालने में शर्मिंदगी लगती थी, आज वो सारे लोग इस शर्मिंदगी से बाहर आ चुके हैं और उन्हें भारत पर गर्व होता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो आपको सिर्फ महसूस हो सकता है, और इस बदलाव के बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला, जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हैसियत आसमान की तरह होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो, लोग खरीद ही लेते हैं। नमस्कार।